नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां भू कानून और मूल निवास लागू करने की मांग तेज हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर लगातार उत्तराखंड वासी भू कानून और मूल निवास की मांग कर रहे हैं और ये मांग एक बार फिर तेज हो चुकी है। आज हरिद्वार में विशाल आंदोलन किया जाएगा। भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के तत्वाधान में ये महारैली होगी। हरिद्वार ऋषिकुल मैदान से महारैली की शुरुआत की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर एक बार फिर भू कानून और मूल निवास को लेकर मांग जो है वो तेज हो चुकी है। आज हरिद्वार में विशाल महारैली का आयोजन होना है, एक आंदोलन किया जाएगा। भू कानून और मूल निवास को लेकर समन्वय संघर्ष समिति के तत्वाधान में महारैली निकाली जाएगी, जो हरिद्वार ऋषिकुल मैदान से शुरू होगी। तो युवा प्रदेश हमारा हो चुका है और ऐसे में अब इस युवा प्रदेश को जरूरत है भू कानून और मूल निवास की, जिसकी मांग तेज हो चुकी है। और हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जानकारी चाहेंगे, क्या कार्यक्रम आज हरिद्वार में होने वाला है भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर? जी बिल्कुल दिव्या, जैसे ही कल हमने राज्य स्थापना दिवस मनाया, उत्तराखंड अब 25 वर्ष में प्रवेश कर चुका है। रजत जयंती उत्सव के रूप में इस वर्ष को मनाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक मांग जो लंबे समय से चली आ रही है भू कानून मूल निवास की, इसको लागू करने के लिए तमाम आंदोलन जो हुए, चाहे राजधानी देहरादून में परेड ग्राउंड में आंदोलन हुआ, 2 आंदोलन राजधानी देहरादून में हुए, उसके बाद गैरसैंण हो, ऋषिकेश हो, तमाम अन्य छोटे आंदोलन, और आज जो है भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के जो तत्वाधान में एक विशाल जन आंदोलन अब हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में होने जा रहा है। तमाम प्रदेशवासियों से समिति ने यह आग्रह किया है कि आप आइए और हरिद्वार में इकट्ठा होकर हरिद्वार की चाहे स्थानीय व्यापारी हो, हरिद्वार के स्थानीय नागरिक हो, जो वहाँ के मूल निवासी हो, उनसे यह आग्रह आज समिति ने किया है कि आप ऋषिकुल मैदान में आइए और वहाँ पर एक विशाल जन आंदोलन आज होने जा रहा है। समिति के जो संयोजक हैं मोहित डिमरी, उनका ये कहना है कि लगातार सरकार से ये मांग की जा रही है। हालांकि सरकार लगातार बयानबाजी जरूर करती है, सरकार आश्वासन जरूर देती है कि हम राज्य में सशक्त भू कानून लागू करेंगे, लेकिन वो भू कानून अभी तक लागू नहीं हो पाया है। और उसी के चलते आज यह आंदोलन फिर एक बार ऋषिकुल मैदान हरिद्वार में आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर दी गई हैं। अच्छा, यहाँ पर संघर्ष समिति के तत्वाधान में ये पूरी महारैली आयोजित हो रही है। अगर बात करें यहाँ पर सत्ता पक्ष की और विपक्ष की, क्या रुख इस पूरे मामले को लेकर है और महारैली में किन किन संगठनों का समर्थन मिल रहा है? जी बिल्कुल दिव्या, कहीं ना कहीं जो भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति है, उसका ये कहना है कि कोई भी राजनीतिक दल इसमें जो है झंडे डंडे के साथ ना आए और कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक झंडों को इससे दूर रखने की बात कही गई है। जबकि सत्ता पक्ष का स्पष्ट रूप से कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि हम जल्द ही राज्य में एक सशक्त भू कानून लागू करेंगे, और कहीं ना कहीं विपक्ष भी लगातार इस आंदोलन को अपना जो है समर्थन दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर बात करें लोगों के इकट्ठा होने की, कितनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होने की उम्मीद जताई जा रही है? क्योंकि कई बड़ी मांगे हैं ये भू कानून और मूल निवास, जिसकी मांग लगातार उठती आई है। जी बिल्कुल, जहाँ तक भीड़ों की बात है तो राजधानी देहरादून हो, हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, डोईवाला हो, तमाम ऐसे स्थान हैं, टिहरी हो, पौड़ी हो, तमाम ऐसे स्थानों से जो राज्य आंदोलनकारी हैं, जो उत्तराखंड के निवासी हैं, वो हरिद्वार पहुंचेंगे और एक विशाल आंदोलन होने की संभावना आज जरूर यहाँ पर दिख रही है। और हरिद्वार के मूल निवासी जो हैं, उनसे भी ये आग्रह लगातार किया जा रहा था, व्यापारियों से आग्रह किया जा रहा था, वहाँ पर रहने वाले लोगों से ये आग्रह जरूर किया जा रहा था कि आप आइए और आज के इस आंदोलन को सफल बनाने में कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। और कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर जताई जा सकती है कि क्योंकि हमने देखा है, चाहे गैरसैंण में हो, चाहे देहरादून में हो, चाहे ऋषिकेश में हो, भू कानून मूल निवास जो समन्वय संघर्ष समिति है, इसने 3 बड़े आंदोलन अभी तक भू कानून के नाम पर प्रदेश को दिए हैं। और कहीं ना कहीं उन आंदोलनों में अगर हम भीड़ देखें तो एक व्यापक भीड़ हुई थी, चाहे युवाओं का उसमें खासकर बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी उन आंदोलनों में रही थी। तो कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि आज भी युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और कहीं ना कहीं ज़्यादा अधिक जो भीड़ होगी वो हरिद्वार में इकट्ठा होगी। प्रशासनिक तैयारियों की हिमांशु अगर बात करें तो प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं, खासतौर पर पुलिस विभाग की? क्योंकि बड़ा हुजूम यहाँ पर इकट्ठा होने वाला है, यहाँ पर जुलूस निकाला जाएगा, महारैली का आयोजन किया जाएगा।
जी जी बिल्कुल दिव्या, कहीं ना कहीं प्रशासन की जो है वो पूरी तैयारी है। प्रशासन चाहे एलआईयू की टीम हो, पुलिस बल हो, कि किसी भी प्रकार का जो है असंवैधानिक कृत्य इस आंदोलन के दौरान ना हो, उसकी देखरेख के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। डीएम हरिद्वार जो है वो पूरी निगरानी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी के साथ ही एलआईयू की टीम हो, लोकल इंटेलिजेंस की टीम हो, पुलिस बल हो, वो तैनात किए गए हैं कि किसी भी प्रकार का असंवैधानिक कृत्य जो है इस आंदोलन के दौरान देखने को ना मिले और शांतिपूर्वक ढंग से जो है संवैधानिक तौर पर ही ये आंदोलन सफल हो और कहीं ना कहीं जो मांग है वो सरकार तक जरूर पहुंचे। जी, बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि ये भू कानून और मूल निवास की जो मांग है वो तेज हो चुकी है और इसी को लेकर हरिद्वार में महारैली का आयोजन होने वाला है। बढ़ते आगे रुक करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज ताबड़तोड़ रैलियां हैं। मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट पर वो जो है जनसभा करेंगे। इसके अलावा अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट पर भी जनसभा करेंगे। फूलपुर विधानसभा में भी सीएम योगी जनसभा करेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में भी सीएम योगी की जनसभाएं हैं। 11, 14 और 18 नवंबर को झारखंड में सीएम की चुनावी सभा है। वहीं 12, 13 और 17 नवंबर को महाराष्ट्र में जनसभाएं प्रस्तावित है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और उत्तर प्रदेश के साथ ही दूसरे प्रदेशों में भी प्रचार प्रसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर आज ताबड़तोड़ रैलियां हैं। 3 रैलियां हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपचुनाव के मद्देनजर, जहां पर मिर्जापुर की मझवा सीट हो, अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट हो या फिर फूलपुर हो, इन तमाम सीटों पर वो जनसभाएं करने वाले हैं और प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोटों की अपील करेंगे। सिर्फ उत्तर प्रदेश उपचुनाव ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले चुनाव के लिए भी सीएम योगी को प्रचारक के रूप में मैदान में उतारा गया है नेतृत्व द्वारा। और आपको बता दें कि यहाँ पर तारीखों का ऐलान भी हो गया है। 11, 14 और 18 नवंबर की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड में चुनावी जनसभाएं करेंगे। वहीं 12, 13 और 17 नवंबर को महाराष्ट्र में जनसभाएं मुख्यमंत्री की प्रस्तावित है। और हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जानकारी चाहेंगे मुख्यमंत्री के जो चुनावी जनसभाएं उसका क्या शेड्यूल जारी हुआ है? बिल्कुल दिव्या, अगर बात करें तो निश्चित रूप से उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी सजग नजर आ रही है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज ताबड़तोड़ कई रैलियां हैं। मझवा कटेहरी में जनसभा है, फूलपुर विधानसभा में सीएम योगी जनसभा है, महाराष्ट्र और झारखंड में भी सीएम योगी जनसभाएं हैं। 11, 14 और 18 को झारखंड में सीएम की जनसभाएं हैं। 12, 13 और 17 नवंबर को महाराष्ट्र में सीएम की जनसभाएं हैं। और अगर बात करें तो बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी के कार्यक्रम पूरे जहां भी चुनावी क्षेत्र हैं वहां पे लगे हुए हैं। और झारखंड में, महाराष्ट्र में तमाम ऐसे जगह है जहां पर सीएम योगी की काफी डिमांड है। तो इसको देखते हुए संगठन ने ये सीएम योगी के कार्यक्रम को अन्य राज्यों में लगाया है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश बाई इलेक्शन की बात करें, कटेहरी, मझवा और फूलपुर में आज उनकी महत्वपूर्ण जो है जनसभाएं हैं और रैलियां हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव सीटों पर बात करें तो किस तरीके का प्रचार देखने को मिलेगा और तैयारियां किस तरह से देखने को मिल रही है धरातल पर, चाहे वो फिर पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से हो या फिर प्रशासन की तरफ से? देखिए, अगर पार्टी कार्यकर्ताओं की बात करें तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपना दमखम पूरा लगा दिया है। खैर विधानसभा है, गाजियाबाद की ये सीट है, इसके अलावा मैनपुरी में करहल है, कटेहरी है, इसके अलावा अगर बात करें प्रयागराज में फूलपुर है। ये जो सीट है, इन सभी सीटों पर जो दोनों पक्ष के प्रत्याशी हैं, कई जगह मामले त्रिकोणीय हैं। अगर हम फूलपुर की बात करें, वहां पर बसपा भी काफी अच्छे तरीके से लड़ रही है। तो कार्यकर्ताओं की जो तेजी है वो काफी स्तर तक जमीन पे दिखाई दे रही है। अगर प्रशासनिक अमले की बात करें तो निश्चित रूप से जहां जहां पर वोटिंग होनी है उन जगहों पर जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरह से फिट है और चाक चौबंद है। और जो भी आतताई हैं, जैसे तमाम ऐसे लोग होते हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से विद्वेष फैलाते हैं, भ्रामक तथ्य फैलाते हैं, इन पर भी वहाँ के जिलाधिकारियों और सूचना विभाग की नजर बनी हुई है। निश्चित रूप से प्रशासनिक स्तर जो है इस बार काफी चौकन्ना दिखाई दे रहा है। अच्छा प्रदीप, प्रदेश से बाहर भी क्योंकि 2 राज्यों में प्रचार प्रसार करेंगे मुख्यमंत्री, चाहे महाराष्ट्र हो या झारखंड, यहाँ पे कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर जनता के बीच में जाया जाएगा, मुख्यमंत्री उनका जिक्र करेंगे, या फिर जो मुद्दे उत्तर प्रदेश में उठाए जा रहे हैं वही मुद्दे दोनों प्रदेशों में जो है वो गूंजते हुए नजर आएंगे? देखिए, निश्चित रूप से अगर वर्तमान परिवेश की बात करें तो महाराष्ट्र और झारखंड में
महाराष्ट्र में अलग मुद्दे हैं, झारखंड में अलग मुद्दे हैं। जब सीएम योगी अपने संबोधन में शुरू करते अपने संबोधन को, तो वहां से मुद्दों का पता लगता है। महाराष्ट्र में उन्होंने हिंदुत्व के नारे को बुलंद किया है कि बटेंगे तो कटेंगे, और उनके कहने का अभिप्राय यह भी है कि जो भी हिंदू समाज के लोग हैं, इनमें किसी को नहीं बंटना चाहिए। अगर झारखंड की बात करो, झारखंड में भ्रष्टाचार अहम मुद्दा है। जिस तरह से वर्तमान सीएम के पास से तमाम जो है अपूत संपत्तियां बरामद हुई, उनके निजी जो सचिव हैं उनके ठिकानों पर 13 जगह कल रात से लेकर इस समय तक 13 जगह ईडी की छापेमारी हो चुकी है। तो झारखंड में भ्रष्टाचार एक अलग मुद्दा है। और मुंबई, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर हिंदुत्व और इन सब बातों का एक अलग मुद्दा है। उसके अलावा वहाँ पर जो लाडली बहन योजना है उसको भी भुनाने की कोशिश कर रही है सरकार। तो दो अलग अलग राज्य हैं, दोनों अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दे पर बीजेपी और उनका संगठन काम कर रहा है। सीएम योगी अपने सारे संबोधनों में महाराष्ट्र को अलग से ट्रीट करते हैं और झारखंड में वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको अलग से ट्रीट करते हैं। दोनों अलग अलग जगहों पे अलग अलग मुद्दों के साथ बीजेपी लड़ाई लड़ रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, जालौन के कोटरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 10-10 हजार रुपए के 2 इनामिया अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। बताया गया कि गिरफ्तार अभियुक्तों ने बीते 28 अगस्त को विवाद के चलते युवती के साथ मारपीट की थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बरसात निवासी अनु की बाद में इलाज के दौरान मृत्यु हुई थी। इस प्रकरण में सूचना प्राप्त होते ही तत्काल सदोष मानव वध की धाराओं में 4 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें से 2 अभियुक्तों को विवेचना के उपरांत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। शेष 2 अभियुक्त टिंकू और देवीशर, जो फरार थे, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इनकी गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। कोटरा पुलिस द्वारा टीम बनाकर इनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा था। सर्विलांस और धरातली सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष कोटरा को सूचना मिली कि दोनों इनामिया अभियुक्त टिंकू और देवी शरण को, जो 10-10 हजार रुपये के इनामिया अपराधी हैं, इनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त। और विकास गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, जानकारी चाहेंगे, क्या पूरा प्रकरण सामने आया है जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है? जी दिव्या, ये मामला कोटरा का है, जहां पर कुछ दिनों पहले छेड़छाड़ को लेके 4 लोगों ने एक युवती के साथ छेड़छाड़ की थी और उसके साथ मारपीट भी, विरोध करने पर मारपीट भी की थी। और मारपीट के दौरान युवती बहुत ज्यादा घायल हो गई थी और जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जी, उसके अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। जी, अभी क्या कार्रवाई यहाँ पर पुलिस द्वारा की गई है विकास? जी, मौके से उस समय 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और 2 अभियुक्त भाग गए थे, जिस पर 10-10 हजार का पुलिस ने इनाम घोषित किया था। परसों रात को ये लोग पकड़े गए हैं। जी, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इनको कोटरा पुलिस ने टीम बनाकर इनको पकड़ा है। जी, आगे की क्या कार्रवाई इन पर हो रही है? इन 4 अभियुक्तों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र की खबर बलिया से है, जहां विदेश भेजने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया गया कि ठगी का शिकार हुए युवक जब बलिया से दिल्ली पहुंचे तो पता चला कि टिकट और वीजा दोनों ही फर्जी है, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की। इसके बाद मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रेल
मामला सर फर्जीवाड़े का धोखाधड़ी का मामला है। हम लोग विदेश जाने के नाम पर यहाँ पे ठगे गए हैं। विदेश जाने के लिए हम लोग मान लीजिए हमेशा बहुत सालों से विदेश हम लोग रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हम लोग ठगे गए हैं। क्योंकि यहाँ पे एक सीवी इंटरनेशनल नाम से एक ऑफिस खोला गया था, जिसका जो है कि बहुत सारा एड निकाले, ये एड yamendi.com पे ये लोग डाले थे। हम लोग इजराइल जाने के इच्छुक थे, तो इसके लिए हम लोग आए यहाँ पे बलिया में आने के बाद सीवी इंटरनेशनल बलिया में हम लोग कासिम बाज़ार में है। वहाँ पे आने के बाद ये लोग बताए हम लोग को प्रोसीजर कि आपको 2 लाख जमा करना पड़ेगा। आप 2 लाख जमा करेंगे तो आप बलिया जाएंगे, विदेश जाएंगे, इजराइल जाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले बोले वो लोग कि 1 लाख पहले जमा करना पड़ेगा, वीज़ा आने के बाद 1 लाख जमा करना पड़ेगा। तो हम लोग पासपोर्ट अपना जमा किए। पासपोर्ट जमा करने के बाद वो लोग अपना वीज़ा मंगाया। वीज़ा जमा आने के बाद वो लोग 1 लाख जमा करा लिए। 1 लाख जमा करने के बाद फिर टिकट दिए, फिर उसके बाद पैसा जमा करा लिए 1 लाख 2 लाख जमा कराने के बाद बहुत सारे लोग हमारे जैसे बेरोजगार लोग आके विदेश जाने के लिए यहाँ पे फंस गए हैं। फंसने के बाद अभी कोई सुनवाई नहीं हुआ। सर हम बलिया में आए हैं और हमको 1 महीना पहले पता चला कि यहाँ पे बलिया में सीवी इंटरनेशनल के नाम से ऑफिस है, वो इजराइल का काम करा रहा है, विदेश जाने का काम करा रहा है। तो हमको पता चला देवरिया से, तो हम यहाँ पे आए अपना, और यहाँ पे पता होता कि ये पासपोर्ट जमा किए, पासपोर्ट के बाद से फिर मेडिकल दिए, मेडिकल के बाद से फिर पैसा भी दे दिए। अभी आज हमारी जो है फ्लाइट थी, तो आज यहाँ पे आए तो देखे 2 दिन पहले से ऑफिस बंद है जी। किसी का ऑफिस में किसी का पता नहीं है। कितना पैसा दिए थे आप? सर हम 2 लाख रुपए दिए। कैसे दिए थे? आधा अकाउंट से दिए, आधा कैश दिए। विदेश भेजने के लिए, इजराइल भेजने के लिए सब लोग लिया है। क्या लिए हैं? कौन लिया पैसा है? लिया है। कौन लिया है? धनंजय वर्मा और पिंटू शर्मा है, राजवीर चौधरी, राजवीर, अनिल। कितना पैसा लिए हैं? हमसे लिया है 80,000 रुपया, किस लिए दिए हैं आप? इजराइल भेजने के लिए। और अमित कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, ये जो ठगी का मामला आया है, अभी 2 युवकों के साथ ठगी हुई है, क्या इससे पहले भी ऐसे प्रकरण सामने आ चुके हैं? प्रकरण तो आए हैं यहाँ पे, मगर इतना ज्यादा संख्या में लोगों को फर्जीवाड़ा करने का मामला पहली बार आया है ये। और जो इजराइल भेजने के नाम पे लोग जो हैं लोग ये धोखाधड़ी किए हैं। लोग तीनों मिलकर ये लंबे समय से ये काम कर रहे थे, लेकिन पुलिस को इस मामले पर गंभीरता से पुलिस नहीं ली पाई है। इस मामले को लेकर न तो आज इस तरह की घटना नहीं हो पाती। कहीं न कहीं लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं पुलिस की लापरवाही की वजह से। अब तक कितने लोग शिकार हो चुके हैं ऐसे ठगी का, नौकरी के नाम पर खास तौर पर ठगी करने वालों के? अब तो सैकड़ों लोग के ऊपर ये लोग हैं, ये लोग जो पैसा दिए हैं ये लोग। और इन लोगों को लालच दे के हमको विदेश चले जाएंगे, लेकिन जो भी दस्तावेज बना के फर्जीवाड़ा किया गया है, जो पासपोर्ट से लेकर तमाम चीज, जब दिल्ली गए हैं लोग तो मालूम हुआ कि गलत है जी। पुलिस आगे की क्या कार्रवाई कर रही है? क्या ये सिर्फ यही अभियुक्त है या फिर इनका पूरा गैंग है जो अलग अलग जगह ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है? आपको बता दें, कहीं ना कहीं गैंग भी लग रहा है कि में काम कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, आगरा एसटीएफ ने आर्मी कैंटीन में भर्ती कराने के नाम पर ठगी करने वाले जालसाज को गिरफ्तार किया है। आर्मी इंटेलिजेंस की सूचना पर एसटीएफ ने जालसाज विक्रम कुमार को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए जालसाज के कब्जे से सेना का फर्जी आई कार्ड भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि आर्मी कैंटीन में नौकरी लगाने के नाम पर जालसाज ने 20,000 रुपए की ठगी की घटना को अंजाम दिया था। और इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।